मुरारी अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी वो देखता है कि ऑफिस के बाहर अकाउंट्स पर बैठे उसके नौकर की बेटी राधा उसके लिए खाना लाती है। जैसी राधा के बाबा योगेश को खांसी होती है, राधा तुरंत उसकी पीठ सहलाने लगती है। बाबा, क्या आज घर जल्दी आ सकते हो? मुझे आपके साथ समय बिताना है। कोशिश करूंगा बेटी। और राधा टिफिन लेकर चली जाती है। मुरारी ये देखकर मुस्कुरा रहा था। जब योगेश उसके पास आता है तो घर जल्दी जाने की बात कहता है। मालिक, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकता हूँ? क्यों, आज ऐसा क्या है जो तुम घर जल्दी जाना चाहते हो? वो मालिक, आज मेरी बेटी की माँ का जन्मदिन है और वो चाहती है कि मैं उसके साथ समय बिताऊं। ओह, तो कहाँ ले जा रहे हो अपनी मिसेस को? आज तो खास पार्टी होगी योगेश, हाँ? बताओ, सच है बिग डे, तो मेरी ओर से केक ले जाना मिसेस के लिए। ये सुनकर योगेश टेढ़ी जुबान से मुस्कुराता है। क्या हुआ डिड? ऐसे एंथनी रॉन्ग? नहीं मालिक, रॉन्ग जैसा आप कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरी जवानी साथ गुजारने के बावजूद भी मैं कभी अपनी बीवी के लिए केक तक नहीं ले जा सका, और आज जब वो मेरे साथ नहीं है तो केक देखते ही उसका ख्याल आ जाता है। मुरारी योगेश की बात सुनकर चौंक जाता है। हाँ मालिक, राधा बिन माँ की बच्ची है। 4 साल पहले उसकी माँ हमें अकेला करके चली तो गई, लेकिन राधा मुझे कभी अकेला होने नहीं देती। आज मैं उसी के साथ समय बिताने के लिए घर जाना चाहता हूँ। मुरारी जब ये बात सुनता है तो उसका मन पसीज जाता है। ये फाइल यहीं छोड़ो और घर जाओ। पर मालिक, ये काम बोला ना, घर जाओ। और योगेश खुश होकर अपने घर चला जाता है। राधा ने अपनी माँ की तस्वीर के आगे मोमबत्ती रखी हुई थी और दोनों माँ बेटी वही खाना भी रख देते हैं। बाबा, आज का डिनर माँ के साथ करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। योगेश पहला निवाला तोड़ता ही है कि दरवाजे की घंटी बजती है और योगेश दरवाजा जैसे ही खोलता है देखता है कि एक डिलीवरी बॉय हाथ में केक लिए खड़ा था। योगेश खुशी से केक लेता है। राधा बिटिया, देख, मालिक ने हमारी खुशी के लिए केक भिजवाया है। आज के समय में इतना कौन ही करता है बिटिया। हाँ बाबा, आपकी मेहनत का फल है जो मालिक आपके साथ इतना नरम है। अरे बाबा, ये देखो, इसमें तो एक नोट भी है। राधा नोट पढ़ती है जिसमें लिखा था कि कल सुबह आकर मुझसे मेरे घर में मिलो और अपनी बेटी को भी साथ लेते आना योगेश। बेस्ट विशेस। योगेश और राधा एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, मगर वो ये बात भूल खुशी से केक काटते हैं और राधा की माँ की तस्वीर को भी खिलाते हैं। अगली सुबह होती है। राधा सलवार कमीज पहने, बिंदी लगाए योगेश के साथ मुरारी के घर के बाहर पहुँचती है। तभी मुरारी के बड़े बेटे शेखर की नजर राधा और योगेश पर पड़ती है। मॉम, ये देखो आ गई है। कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। इतनी देर करते हैं क्या? और साथ में क्या अपने डैड को भी लेकर आई हो? चलो कोई बात नहीं, छोटा सा काम है, जल्दी करो और निपटा दो। राधा शेखर की बात समझती कि उससे पहले ही सुधा राधा के हाथ में कपड़ों के कुछ गट्ठर पकड़ा देती है। ए लड़की, कपड़े मैंने गिन लिए हैं, बहुत महंगे हैं, बता अब इनका क्या देगी? ठीक ठाक दाम बोल। मैडम माफ कीजिए, लेकिन ये आप। तुम चुप, ये हम औरतों का मामला है, मुझे सब हिसाब पता है। अरे आओ आओ योगेश। राधा बिटिया, अरे तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सुधा, ये क्या दे रही हो इसे? ये कोई रद्दी वाली थोड़ी ही है। हैं? पुराने कपड़े लेने वाली नहीं है? लग तो ऐसी रही है। राधा नजर झुकाए कपड़े जमीन पर रखकर योगेश के पास जाती है और वो उसे अपने बगल वाले सोफे पर बैठने को कहता है। नहीं मालिक, आपके बगल में कैसे? आप हुक्म करें बस, मैं सब काम झट से कर दूंगी। जानता हूँ, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया। योगेश बैठो ना। नेहा बेटा, जाकर दोनों के लिए पानी लेकर आ। मैं लाऊं? आप मुझसे कह रहे हैं डैड? अब मालिक लोग नौकरों की सेवा करने लगे। लाइक सीरियसली, इन बहनजीज लोगों के लिए मैं लेकर आऊं? कम ऑन डैड, गिव मी सम ब्रेक, इट्स गेटिंग लेट, बाय, सी या। नेहा आकर अपने डैड मुरारी को झप्पी पप्पी करते हुए बिना काम किए सीधे घर से बाहर निकल जाती है। राधा को ये देखकर अजीब लगता है और मुरारी का चेहरा शर्म से सफेद पड़ जाता है। मालिक रहने दीजिए, हमको प्यास नहीं है। आप बताइए मालिक, हम किस तरह से आपकी सेवा कर सकते हैं? मुरारी योगेश का हाथ थामता है और करुणा भरी आवाज में कहता है। योगेश, क्या तुम राधा को इस घर की बहू के रूप में मुझे दान करोगे? मेरे बड़े बेटे शेखर के लिए मैं राधा का रिश्ता मांगता हूँ तुमसे। योगेश जैसे ही सुनता है वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता है। मालिक, मालिक, मेरी बिटिया इस घर की बहू? मालिक, कैसी बिना तालमेल की बातें कर रहे हैं आप? हम जैसे छोटे घर की बेटी आपके इस महल की बहू कैसे? मुझे राधा की सादगी पसंद आई है योगेश। मैं बस तुम्हारी इजाजत चाहता हूँ। बिना माँ की बेटी को जब परिवार मिलेगा तो राधा यहाँ खुश रहेगी। योगेश ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो राधा का चेहरा देखता है और हाँ में सर हिलाकर मुरारी के गले लगता है और दोनों की ओर से रिश्ता पक्का हो जाता है। राधा भी नजर झुकाए बेसुध पड़ी थी, लेकिन सामने खड़ा शेखर जैसी ये बात सुनता है वो तिलमिला उठता है। एक सेकंड डैड, आपको किसने हक दिया मेरे लिए फिजूल सा रिश्ता खेलने का? नॉनसेंस।
मैं और इस बहन जी से शादी? नो वे, आपको पसंद आई होगी इसकी सादगी, है तो ये बहन जी ही। और वैसे भी ये बड़ी सही बात करी आपने, मैं भी आपको कुछ बताना चाह रहा था कि मुझे किसी से प्यार है, और वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। कनिका कपूर है, कपूर, शहर की अमीर फैमिली की इकलौती लड़की। और जिस राधा से आप मेरी शादी करा रही है, वो कपूर के रूप में बस दिवाली पर पूजन में कपूर जलाकर सूंघते होंगे, बस, और कुछ नहीं। तो दोबारा ये सब करने से पहले एक बार मेरे से बात जरूर कर लेना। मुरारी अपने बेटे की ऐसी बदसलूकी की वजह से मुंह झुकाए खड़ा था। राधा की आंखों में आंसू थे और सुधा मुरारी की इस बेवकूफी पर उसे घूर रही थी। शांत हो जा तू शेखर, तेरे बाप की तो बुद्धि ही खराब है। अब समझ आ गया कि तू ही धंधा संभाल लेना इनका, वरना ऐसे संत बनेंगे कि ये दौलत शोहरत सब लुटाते फिरेंगे। बता, बर्तन वाली को इस घर की बहू बनाने के ख्वाब ले रहे हैं ये? राधा बहती आंखों से अपने बाप की ओर देखती है। योगेश की आंखों में भी आंसू थे। राधा योगेश के आंसू पोंछती है और मुरारी के आगे हाथ जोड़ती है। मालिक, मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी मेरी औकात से बाहर का ख्वाब है, लेकिन आपने मुझे इस काबिल समझा, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लड़कियों की जिंदगी का शहजादा भी लोअर मिडिल क्लास ही होगा। चलिए बाबा। राधा योगेश को खड़ा करके उसे थाम कर जाने लगती है। मुरारी की नजरें अभी भी शर्म से झुकी हुई थी। तभी मुरारी के कानों में गौतम की आवाज पड़ती है। आउच, सॉरी रामू भाई, गलती से लग गई। अरे छोटे मालिक, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? वो मैं ही नहीं देख रहा था। अच्छा, तो आप मुझे सॉरी बोल दीजिए, मैं आपको बोल दूंगा, हिसाब बराबर। तभी गौतम की नजर योगेश पर पड़ती है। अरे योगेश अंकल, आप यहाँ? क्या बात है, आज भी इतने ही फिट लग रहे हैं, क्या नहीं पहचाने? अरे इतने कंधे पर उठाकर घुमाते थे मुझे, पर अब बड़ा हो गया हूँ तो पहचान नहीं रहे। मैं गौतम, डैड का छोटा बदमाश। गौतम बाबा कब आए अमेरिका से? बस पिछले हफ्ते ही। आप बताओ जरा, आज भी उतने ही फिट लग रहे हो। मुरारी योगेश के साथ जब गौतम की बातचीत होता देखता है तो उसके जहन में एक ख्याल आता है। योगेश, मुझे एक और मौका दो, क्या मैं राधा को अपनी छोटी बहू बना सकता हूँ? गौतम और राधा का रिश्ता। गौतम ये सुनते ही बाजू में नजर झुकाए खड़ी राधा की ओर देखता है, मगर उससे कोई बात नहीं करता। मालिक, क्यों ना फैसला खुद गौतम बाबा को करने दिया जाए। बेटा, तू क्या चाहता है? डैड, जब आपने फैसला कर लिया है तो मैं आपकी बात कैसे काट सकता हूँ? जैसा आपको ठीक लगे। गौतम, पर बेटा बात तो समझ, ये लड़की तेरे लायक नहीं। सुधा, बस, गौतम ने अपना फैसला सुना दिया है और राधा ही बनेगी इस घर की छोटी बहू। योगेश मुरारी गले लगते हैं और गौतम राधा से नजरें मिलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसकी ओर देखती ही नहीं है। रिश्ता पक्का हो जाता है। योगेश राधा को लेकर घर लौट आता है और उधर शाम होते ही शेखर भी घर आता है, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी कनिका कपूर। नेहा और सुधा कनिका का स्टाइल, अदा और पैसे का रुआब देखकर मस्त फिदा हो गई थी। अरे तू अपने बाप के फैसले की वेट मत कर, मैं कह रही हूँ बहू चाहिए तो ऐसी ही चाहिए, जिसका चलने का क्लास हो, रुकने का एक क्लास हो, उठना बैठना खाना सोना रहना बोलना हर चीज में क्लास दिखे, समझा? आई एम क्लासिक ना मॉम। क्या बोली मॉम? बस रिश्ता पक। मुरारी भी इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं बोलता और सुधा कनिका को खुशी खुशी कंगन पहना देती है। मेरे दोनों बेटों की जिंदगी में भाग्य लक्ष्मी ने एंट्री ले ली है, तो इससे पहले कि हमारे खुद की नजर खुशियों पर लगे, मैं अगले हफ्ते ही दोनों बेटों की शादी तय करा देता हूँ। कनिका खुशी से झूमते हुए शेखर के गले लगती है। ये देखकर गौतम को भी लगता है कि उसे भी राधा से आखिर एक बार तो बात करनी चाहिए और वो देर रात को उससे मिलने निकल पड़ता है। राधा कमरे में सो रही थी कि तभी उसकी खिड़की पर खटखट होती है। कौन है? मैं गौतम हूँ राधा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए? पेड़ चढ़कर। क्या तुम खुश हो राधा? आप खुश हैं मुझ जैसी के साथ रिश्ता जोड़कर? गौतम जवाब दे पाता कि तभी राधा के कमरे का दरवाजा खुलने लगता है। राधा की चीख से योगेश जागता है। गौतम घबराकर अपनी पकड़ छोड़ देता है और नीचे गिर पड़ता है। धड़ाम। अब देखिए, क्या पहली मुलाकात में कहीं इस कपल का ये रिश्ता भी नहीं गिर पड़ेगा? औंधे मुंह धड़ाम। देखने के लिए आइए केवल काका टीवी पर और देखते रहिए काका टीवी की सभी कहानियाँ। कीप वॉचिंग। Please do like, share, comment, subscribe and please support our fashion store. Please check the link below. Thanks. योगेश राधा के कमरे में आ धमकता है। ये देख गौतम घबराकर जमीन पर गिर जाता है। आउच! यहाँ तो कोई नहीं है, फिर चीखी क्यों? वो बाबा पर्दा हिलते देख लिया था। धत, मेरी माँ बने घूमती है और पर्दे से डर गई पागल। अब बस 4 दिन और है तुझे इस घर में, फिर ये पर्दा, ये बालकनी, ये कमरा, ये आंगन, सब तुझ बिन सूना हो जाएगा बिटिया। योगेश राधा इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लगते हैं और योगेश जैसे ही सोने जाता है, राधा झट से उठकर खिड़की के नीचे झांक कर गौतम को देखती है। अरे कहाँ गए? कहीं ज्यादा तो नहीं लगी उन्हें? नहीं, बदन पर तो नहीं, पर मन पर लगी।
गौतम पीछे से उसके कान में फुसफुसाता है और वो घबराकर फिर से चीखने वाली ही थी कि तभी गौतम इस बार उसका मुंह बंद कर लेता है। राधा की मोटी आंखें उसे देख रही थी। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं। क्या पूछा था आपने? मैं खुश तो हूँ ना गौतम जी। मुझ जैसी घरेलू लड़कियाँ खुशियों के ख्वाब नहीं लेती हैं, बस जो मिल जाए उसी में खुश होना सीख लेती हैं। तो मैं खुश ही हूँ। राधा, मगर मैं चाहता हूँ तुम सच में खुश रहो, समझौता मत करो। मगर मैं खुश हूँ, बहुत खुश। अमेरिका में होकर भी मैंने हमेशा एक ऐसी ही लड़की का ख्वाब देखा था जो मुझसे कुछ मांगे नहीं, बल्कि बस प्यार और परवाह दे। और मैं जानता हूँ मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। वेलकम टू माई होम। और अगला हफ्ता आता है। 2 अलग अलग मंडप में शेखर और कनिका की शादी हो जाती है और दूसरी ओर गौतम और राधा की, और दोनों विदा होकर ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। ओह, तो तुम हो मेरी देवरानी। क्या बात है, नाम बड़े और दर्शन तो बहुत ही छोटे। वैसे ये जो चप्पल तुमने पहनी है ये कहाँ से लाई हो? पालिका बाजार से? यू चीप से भी चीपर गर्ल। जी दीदी, पालिका बाजार की ही है, पर आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपकी हर एक चीज अच्छी क्यों ना लगेगी? एक क्लास है मेरी भाभी का, ऊपर से नीचे तक ब्रांड से ही ढकी हुई है। पहले तुम खुद को तो देख लो। ओ कम ऑन नेहा, मौका तो तुम्हारी छोटी भाभी के पास भी था, ऊपर से नीचे तक ब्रांड से ढकने का। आफ्टर ऑल सब कुछ ससुराल वालों की तरफ से जो था, लेकिन लेवल सबके निकल गए, क्लास यही दिख गया। राधा मुस्कुराकर रह जाती है। वो पलटकर जवाब नहीं देती। तभी सुधा पूजा की थाली लेकर आती है और दोनों बहुओं की आरती करती है और दोनों को एक एक दिव्या पायल की देती है। ये बहुओं के गृह प्रवेश का पहला गिफ्ट। कनिका देखती है कि उसमें एक बहुत भारी पायल थी, जबकि राधा की डिबिया में एक बहुत हल्की पायल निकलती है। लेकिन राधा उसे सर माथे पर लगाकर सुधा के पाँव छूती है और खुश होकर शुक्रिया भी कहती है। ओह पायल, मुझे लगा बड़ी बहू को तो सोने के गहने दिए जाते हैं। हाँ भाभी, आप अंदर तो आना, आपको सब मिलेगा। अब माँ फटाफट इनको अंदर ले आओ ना। दोनों बहू अंदर आती है। सुधा कनिका के लाड लड़ा रही थी और राधा एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। ये देखकर मुरारी का दिल दुखता है। मैं इस बच्ची को इन सब चीजों के लिए तो घर में नहीं लाया था। सुधा का ऐसा सौतेला बर्ताव राधा को चोट पहुंचाता रहेगा। मुझे ही कुछ करना हो। और मुरारी कनिका और राधा के पास जाता है और दोनों के हाथ में 1-1 लाख रुपए की गड्डी रखता है। बहुओं, ये अपने बाबा की ओर से मुंह दिखाई। तुम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। दोनों इस घर में हमेशा लक्ष्मी बनकर ही बसे रहना। सुधा ये देखकर चिढ़ जाती है और राधा के हाथ से पैसे छीनने लगती है। लो पाजेब दे तो दिया, इसकी क्या दरकार थी? वैसे भी छोटी बहू है, ये ज्यादा मान तान तो बड़ी बहू का होना चाहिए था। हमारे घर को जोड़कर तो यही रखेगी ना आखिर। ए राधा, तुझे पैसे चाहिए क्या? जी नहीं माँ जी, आप रख लीजिए। लो देखा, इसको ही नहीं चाहिए और तुम हो कि बनने चले हो दाता। मुरारी सुधा को ऐसी नीचता करता देखता है और उसका हाथ वहीं थामकर भींचता है। राधा के पैसे उसे वापस दो, वो मैंने अपनी मर्जी से दिए हैं। ये सास बहू वाले खेल में मुझे मत शामिल करो सुधा। घर में खुशियों का माहौल है तो ऐसा बेहुदापन मत करो। पैसे लाओ इधर, मैंने कहा लाओ इधर पैसे। सुधा चिढ़कर राधा के हाथ पर जोर से पैसा पटक कर पीछे को हट जाती है और मुंह बनाती है। देखा नेहा, कह रहे थे घर जोड़ सकती है, इसीलिए इसे चुना, पर इसने तो आते ही देखा कैसे हम पति पत्नी में ही फूट पड़ानी शुरू कर दी। मैं तो तुझे आज ही बता देती हूँ, ये छोटी बहू के कदम भारी पड़े हैं और मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक भी नहीं लग रहे। मेरी इसकी तो अब नहीं जमनी, बस। हाँ माँ, जमनी तो मेरी भी नहीं है। उधर शेखर और गौतम भी आ गए थे। दोनों अपनी बीवियों के पास जाकर खड़े हो ही रहे थे कि शेखर गलती से राधा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। ओह, तुम मिल ली अपने ससुराल वालों से। देख लो, ये सब तुम्हें अपना बनाना है। घर में बस एक ही नाम गूंजना चाहिए, कनिका कनिका कनिका। खबरदार जो उस बहन जी राधा को कभी खुद से आगे जाने दिया तो, समझी? और तभी शेखर अपने पास वाली दुल्हन का चेहरा देखता है जो राधा का था। राधा शेखर की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। जी जेठ जी, पर आप घबराइए नहीं, घर में हमेशा भाभी का नाम ही गूंजेगा। मैं यहाँ उनसे आगे निकलने के लिए नहीं या चुनौतियों के लिए नहीं आई हूँ। आप इस बात की फिक्र तो करना छोड़ ही देना कि मुझे उनके हिस्से का कुछ चाहिए। सब आप दोनों का ही है। बड़ा बेटा ही तो होता है जो घर में चिरागों की रोशनी लाता है, जो ये बात बताता है कि ये परिवार का बीज भी अब फूट पड़ा है। ऐसे में हम दोनों पति पत्नी कभी आप लोगों के हक के आड़े नहीं आएंगे। मुरारी राधा का जवाब सुनकर अपना सीना फुला लेता है और गौतम को भी ये सब सुनकर खुशी होती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शेखर कनिका को बाहों में लपक लेता है। मोटू मोटू मोटू, आखिर में तुम इस घर की बहू बनकर आई हो, देखकर ही मजा आ रहा है। ओ नो बेबी, ये बहू वहू ना बोलो तुम भी, इतना बोझ सा लगता है। और आंटी टाइप भी। मैं तो वही हॉट शॉट जवान लड़की नहीं हूँ जो कॉलेज में अपने माइक्रो मिनीज और शॉर्टी शॉर्ट्स पहनकर जब तुम्हारे पास से गुजरती थी तो तुम्हारा दिल धड़कता हुआ मुंह को आ जाता था।
तुम तो हमेशा मेरे लिए वही रहोगी। पर क्या है ना जान, शादी के बाद ये वाला ड्रामा थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। पर मुझे तो हंसी आ रही है मेरे भाई गौतम के फैसले पर। देखो क्या बेवकूफी भरा फैसला लिया है उसने। हाँ यार शेखर, जब तुमने बताया था तो मुझे लगा कि चलो अरबपति नहीं तो करोड़पति लड़की होगी, शायद इसीलिए तुम लोग कह रहे थे कि गरीब घर से है। पर ये तो सचमुच ही पालिका बाजार की चप्पल निकली। ओ नो यार शेखर, छी, इस गधी पर क्यों दिल आया उसका, जब अमेरिका की परियां उसके आजू बाजू मंडरा रही थी। बेचारे पर दया आ रही है। हाँ मुझे भी। कनिका शेखर जहाँ अपनी हसीन रात को दूसरों की बुराई करके गंवा रहे थे, वहीं गौतम और राधा बिस्तर पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। राधा सहमी सी बैठी हुई थी। आज हमारी सुहाग रात है, पर मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। राधा गौतम की बात सुनकर उसकी ओर देखती है और हल्की हंसी हंस देती है। तो फिर क्या लूडो खेलेंगे? नॉट ए बैड आइडिया। खेल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जिससे मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं। सब कुछ, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी आदतें, सब कुछ। राधा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। माँ के जाने के बाद बाबा का ख्याल रखते रखते खुद की पसंद नापसंद तो मैं भूल ही गई कि मुझे क्या भाता है और क्या नहीं। वाह सुपर। तो फिर अब से हम दोनों मिलकर अपनी नई पसंद बनाएंगे। जो तुमको पसंद होगा वही आएगा, जो तुम खाओगी हम भी वही खाएंगे। ठीक है मेम साहब? आप भी ना पागल हैं एकदम। इधर दोनों एक दूसरे को जानते जानते एक दूसरे के सीने से लगकर सो जाते हैं और अगली सुबह होती है दोनों बहुओं का पहला दिन, पहली रसोई। राधा सुबह पहले नहा धोकर अपनी रसोई संभाल लेती है, मगर कनिका तो अभी तक बिस्तर में अंगड़ाइयाँ तोड़ रही थी। वो अलसाई सी उठती है और नाइटी में ही बाहर आ जाती है। ये देखकर मुरारी को हैरानी होती है। सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? शेखर बेटा, जरा बहू को यहाँ के तौर तरीके बता दो। अरे इसमें क्या तौर तरीका है, अब सोकर उठेगा इंसान तो ऐसे ही उठेगा। अरे नाजों से पली हुई है हमारी कनिका, और फिर ये कोई ससुराल थोड़ी ना है जो वो बदले, या ये बहू थोड़ी है। अरे ये तो बेटी है बेटी। जा बेटी थोड़ी देर और सो ले। कनिका राधा की ओर देखती है और उसके पास जाकर फुसफुसाती है। अब तू सोच रही होगी कि मुझे एक खास ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। अरे बाबा, दौलत नहीं है ना तेरे पास, वो मेरे पास है। बड़ी बहू क्या अमीर है और तू गरीब। तो बेटा अब तुम कड़छी चलाओ, खाना बनाओ, हम तो चले सोने। कनिका लहराकर फिर से सोने चली जाती है। राधा को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। वो अपना माथा पीटकर काम में लग जाती है। आज उसने पहली बार सबके लिए हलवा बनाया। वो सबको खाने के लिए हलवा देती है। सुधा जैसी हलवा चखती है, उसका स्वाद सुधा के जुबान को खुश कर देता है। लेकिन हलवा तो राधा ने बनाया था और उसके पास कहाँ थी दौलत, तो सुधा राधा की तारीफ भी नहीं करती है। ठीक है, अब तुम लोगों के घर में बावर्ची लोग तो होते नहीं थे, खुद ही बना बना कर हाथ साफ कर लिया होगा, इसलिए ठीक ही बना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चल जा, अब मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जा। तभी मुरारी उसे रोककर सिर सहलाता है। हलवा अच्छा बना है बिटिया, माँ ने बड़े अच्छे से सिखाया है। खुश रहो खुश रहो। राधा माँ की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तभी सुधा नजर बचाकर रसोई से हलवा गायब करने लगती है। अरे बाप रे, क्या ही जबरदस्त हलवा बनाई है ये, पता ही नहीं क्या सब डाला है, मगर खाकर तो मुंह ही खुल गया। ये खत्म हो उससे पहले मैं तो निकाल कर छिपा देती हूँ, 2 दिन तक खाऊंगी। सुधा को हलवा चुराता देख मुरारी हंस देता है। ये तो पहला दिन है सुधा, तुम रुको, तुम्हारी इस गरीब अमीर की सोच भी बदलने वाली है और तुम जानोगी कि परिवार को महकाने के लिए दौलत नहीं, संस्कार जरूरी है। और फिर दोनों बहुएं मुंह दिखाई के लिए आती है। राधा अपनी सादगी से सजी हुई थी, वहीं कनिका जेवरों से लदी हुई थी। देखिए क्या मुंह दिखाई पर भी ऊंच नीच का मंजर नजर आएगा। क्या राधा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी केवल काका टीवी पर। कीप वॉचिंग। Please do like, share, comment, subscribe and please support our fashion store. Please check the link below. Thanks. आ गई मेरी बहुएं, चलो दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, औरतें आती ही होंगी। और राधा कनिका दोनों अपनी जगह ले लेती हैं। अरे तेरे तो भाग्य भी सोने के अक्षर से लिखे हुए हैं सुधा। लक्ष्मी घर आई तो आई, वो भी 2 एक साथ आई। वाह भाई वाह। अब इसमें से बड़ी कौन छोटी कौन? जो थोड़ी ऊंची स्टूल पर बैठी है वो तो अमीर बहू है और दूसरी वाली तो यूं ही है। सुनो तुम सब, मेरी बड़ी बहू को ज्यादा मुंह दिखाई देना, कपूर खानदान की बेटी है वो। ये सुनते ही और तुम्हें खुसर फुसर मच जाती है। क्या बोला? कपूर्स की बेटी? फिर तो लिफाफे में पैसे बढ़ाने होंगे। आफ्टर ऑल हमारी भी सोसाइटी में कुछ इज्जत है। और सब औरतें कनिका को भारी भारी लिफाफा देने लगते हैं, जबकि राधा की गोद में बस 2-4 नोट ही रख कर जाती है। राधा वो पैसे उठाती है और उनको सर माथे लगाकर सबके पाँव छूती है। हाँ अब देख तो, दिखा दिया ना लो स्टैंडर्ड अपने। अरे क्या पता हम हाई सोसाइटीज में ये पाँव छूना भी बहुत ही बहनजी टाइप्स है। बस बस अब जाओ तुम यहाँ से। जी माँ जी नमस्ते।
और राधा कमरे में जाने लगती है। तभी उसके कान में सुधा और बाकी लोगों की आवाज पड़ती है। जब एक बेटे की शादी कपूर खानदान में करी तो दूसरी इतनी नॉर्मल क्यों? वैसे है कौन सा खानदान इनका? इसका तो भिखारियों का खानदान है। क्या बताऊं लता, ये शेखर के डैड है ना, ये कुछ ज्यादा ही चैरिटी करते हैं। अब देख, चैरिटी में अपने ही मुनीम की बेटी को बहू बनाने का फैसला कर लिए। अब बाप मुनीम है तो बेटी मॉडल थोड़ी निकल जाएगी। वो तो सचमुच मेरे सोने की किस्मत तो थी जो एक बहू मुझे अच्छी मिली, वरना इनके भरोसे तो भिखारियों की फौज आ जानी थी घर में। राधा रुआंसा होकर कमरे में आ जाती है। दोपहर का समय था। वहाँ गौतम भी कमरे में आता है और राधा को उदास बैठा देख उसके पास जाता है। हे, क्या हुआ तुम्हें? गौतम देखता है कि राधा की आंख तो मोटे मोटे आंसुओं से भरी हुई है। हे, तुम रो रही हो? नाना, रोना नहीं मेरे बच्चे, बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ ना। एक बात पूछूं आपसे, सच बताओगे? कुछ भी पूछो बाबू। मेरा आपसे शादी करना हमारे परिवार पर एहसान करना था क्या? क्या ये सोचकर आपने मुझसे शादी करी है कि इस गरीब से कोई शादी नहीं करेगा तो मैं ही भला कर लेता हूँ? हाँ बताओ ना गौतम, क्या हम दोनों का ये रिश्ता एक्ट ऑफ चैरिटी है? हाँ। ये सब फिजूल बातें कौन कह रहा है तुमसे? किसी के कहने न कहने से मेरे जहन के अंदर के सवाल तो शांत नहीं हो सकते ना गौतम। आप खुद देखिए, आपका और मेरा क्या ही मेल। मैं बस एक मामूली मुनीम की घरेलू सी लड़की, और कहाँ आप अमेरिका रिटर्न। आपको तो कोई भी मिल सकती थी, कनिका जैसी, कनिका से भी अच्छी। फिर मैं ही क्यों? मुझ पर क्यों किया ये एहसान आपने? राधा, बस बोल चुकी हो तुम, अब मेरी सुनो। तुमको सचमुच लगता है कि तुम जैसी लड़की तरस खाने के लिए बनी है? देखो खुद को, आखिर कमी क्या है तुम में? बल्कि वो अमेरिका की फिरंगने भी तुम्हारे आगे टिक नहीं पाती। तुम पूछ रही थी ना कि क्यों पसंद किया? क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे, पसंद करता हूँ तुम्हें। राधा गौतम का ऐसा छिपा हुआ इजहार सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखती है। आज से नहीं, अमेरिका जाने से पहले से, जब मैं डैड के ऑफिस में आया करता था और तुम अपने बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, मैं देखा करता था तुमको और सोचता था कि काश मेरा परिवार भी हम साथ साथ फिल्म की तरह एक छत के नीचे साथ रहे। हम तो बस नाम के साथ रहते हैं, भीतर से तो सब अपनी ही दुनिया में बटे हुए हैं। मगर जब भी मैं तुमको देखता था तो लगता था कि तुम दुनिया की सबसे खुश और अमीर लड़की हो। तुमको पाकर तो पगली मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। गौतम, ये आप? गौतम राधा के सामने घुटनों पर आ जाता है। राधा, क्या तुम इस गरीब लड़के की जिंदगी को अपनी इस खुशियों की तिजोरी में जगह दोगी? क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगी? बोलो राधा, करोगी मुझसे प्यार? नेहा दरवाजे की ओट से सारा नजारा देखकर सुधा को बुला कर लाती है और सुधा अपने बेटे को इस मुनीम की बेटी राधा के आगे झुकता देख आग बबूला हो जाती है। देखा नेहा, जो मेरे को डर था वही हुआ। ये चंडाल आते ही मेरे बेटे को काबू में करने लग गई है। देखना, ये जो छोटे घर की लड़कियां होती है ना, ज्यादा कुछ देखा तो होता नहीं है, तो ऐसे महलों में आकर इसी तरह फड़फड़ाने लगती है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे इसके पर कैसे काटने हैं। चल अभी यहाँ से। राधा गौतम को ऊपर उठाकर उसे गले लगाती है। हाँ 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 गौतम, मैं आपको उतना ही चाहूंगी जितना मैंने अपने परिवार को चाहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन माँ जी, नेहा भाभी, जेठ जी, इनकी नफरत का क्या? इनकी नफरत तब तक है जब तक ये तुम्हारी तुलना गांधी जी से कर रहे हैं। गांधी जी? हाँ, उनसे क्यों? अरे बाबा, गांधी जी यानी पैसा पैसा, ना बीवी ना मैया, ना बाप बड़ा ना भैया। अरे बाबा, सबसे बड़ा है गांधी जी वाला रुपया। तो इनको तुम तब तक छोटी लग रही हो जब तक ये दौलत को ऊपर रख रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा दरिया सा दिल और सादगी देखेंगे, इन्हें तुम समझ आ जाओगी। राधा गौतम के सीने से लगकर बहुत सुकून महसूस करती है। कोई समझे ना समझे, आपने और पापा ने मुझे अपनाया है, यही काफी है। रात का समय आता है। सब लोग डिनर लेकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कोई टीवी के आगे बैठा था तो कोई फोन में लगता हुआ खाना खा रहा था। ये देख राधा को बहुत खराब लगता है। राधा जाकर अपने जेठ शेखर का टीवी बंद कर देती है। जेठ जी, प्लीज क्यों ना आज सब साथ में बैठकर खाना खाएं, एक ही जगह प्लीज। तुमने मेरा टीवी बंद किया? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी मुरारी टेबल पर आकर बैठ जाता है। गौतम भी आ जाता है। दोनों को आता देख शेखर भी शर्म के मारे टेबल पर आ जाता है। ओहो, अब ये हम साथ साथ वाला ड्रामा क्यों? ठीक है, बाद में देख लूंगी सीरियल। नेहा और कनिका भी अपना फोन छोड़कर टेबल पर आ गए थे। राधा सबको खाना परोसकर रसोई की ओर जाने लगती है कि तभी मुरारी उसे रोक लेता है। बहू, तुम्हारी थाल कहाँ है? सबको खिलाकर क्या तुम नहीं खाओगी? और राधा भी अपनी थाल लेकर मुरारी के बगल में ही बैठ जाती है और मुरारी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये देख राधा को अपने बाबा की याद आ जाती है और वो आंसू छलका देती है। क्या हुआ? योगेश की याद आ गई? अरे तो मेरी लाडो, मैं भी तो तेरा बाप ही हूँ। आज तेरी वजह से न जाने कितने बरसों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये तो कोई दूसरे घर की बेटी नहीं, अपनी ही बेटी कर सकती है। कनिका मुरारी और राधा का बॉन्ड देख मुंह बनाती है। तभी शेखर कनिका को लात मारता है।
अरे थोड़ा बहुत मक्खन तुम भी लगाया करो, देखो तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये बहन जी सब कुछ ले जाए और हम दोनों अपनी ही स्टाइल में रह जाएं। कुछ करो कनिका, कुछ करो। गाइस, एक बात तो डैड ने एकदम सही कही है कि सब लोग न जाने कितने दिनों बाद इकट्ठा हुए हैं, तो एक सेल्फी तो बनती है, और वो भी क्यूट वाली। तो सब करो चीज। और सब खुशी खुशी कनिका की तस्वीर में कैद हो जाते हैं। अब बारी थी सुधा की आंख भिगोने की। देखो तो कितना प्यार करती है बड़ी बहू हम सब से। किसी के ध्यान में नहीं आया कि इतना प्यारा पल रिकॉर्ड कर ले। शाबाश बहू, तूने मेरा दिल जीत लिया। एक मिनट, मेरे पास कुछ है। और सुधा कनिका के लिए असली हीरो का हार उसे देती है। ये मेरा पुश्तैनी हार है, और जो बहू मेरा दिल जीतने वाली थी मैं ये उसे ही देती, और तूने मेरा दिल जीत लिया तो ये मेरी ओर से तोहफा। कनिका वो हार देखती है तो उसकी आंखें चार हो जाती है। इतना सुंदर हार तो मेरे गले में ही जमेगा। ये बहन जी क्या जाने हीरे की कीमत। हाँ, पालिका बाजार की चप्पल कहीं की। हाँ, मुरारी को ये देखकर सुधा पर क्रोध आता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। सुधा भी दांत चियारती पीछे पीछे जाती है। कैसी लगी आपको शेखर की पसंद? देखो तो कितनी अपडेटेड है, परिवार को जोड़ने का काम करती है। सुधा बस करो, तुम अगर मुझे मूर्ख समझती हो तो वैसे बताओ। तुम्हारी आंखों पर राधा को लेकर एक नफरत की पट्टी न बंधी होती तो तुम्हें नजर आ जाता कि परिवार को कौन जोड़ रहा है। बेचारी राधा के साथ इतना बुरा बर्ताव करने पर भी उसने किसी को अपने से अलग समझा नहीं ना, तो फिर एक सेल्फी इन सबसे ऊपर हो गई तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूरा बोलो। देखो जी, ये लड़की जब से इस घर में कदम रखी है बस हम दोनों के झगड़े ही हो रहे हैं, और आप कहते हैं कि इसकी वजह से हम साथ साथ चल रहा है। हाँ सुधा, तुम्हें क्या जरूरत थी वो हार राधा के सामने कनिका को देने की? अगर कनिका मेरी पसंद है तो इसमें क्या चोरी है? बात चोरी की नहीं है, बात राधा को छोटा और बुरा महसूस कराने की है। क्या उसके मन में हीन भावना नहीं आ जाएगी? जो एक बहू को हीरो का हार और एक बहू को कुछ भी नहीं देना था तो अकेले में दे देती। अच्छा जी, तो अब मैं वो सब करूं जो छोटी वाली को अच्छा लगे, यानी अब मैं उस कल की आई छोकरी की शर्तों पर जीऊं? तुम्हें समझना ही नहीं है सुधा, लेकिन तुम समझोगी, जरूर समझोगी। जब वो वक्त आएगा तब तुमको दौलत के तराजू से उतरकर राधा की सादगी के तराजू पर खुद जाकर बैठना पड़ेगा। बस इंतजार करो, इंतजार। सुधा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वो मुंह बनाकर बिस्तर में सोने चली जाती है। उधर राधा किचन का काम निपटा रही होती है कि तभी कनिका अपना हीरो का सेट लेकर राधा के सामने घुमाने लग जाती है। पुश्तैनी है, लगता है विंटेज है, करीब करीब 10 करोड़ का तो होगा। क्या कहती हो तुम? वैसे 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं जानती तो हो ना? बोलो, बोलोगी नहीं कुछ? बहुत सुंदर हार है भाभी। हाँ सुंदर तो है, वो भी तुमको नहीं मुझको मिला है। तो फेवरेट कौन हुआ? मैं हुई बहन जी, समझी? जी भाभी, मुझे खुशी है आपके लिए। खुशी माय फुट। तू ये देखना, मेरे हाथ में 10 करोड़ का हार है, पर तुझे क्या मिला? ये किचन की पट्टियां साफ करना, बर्तन धोना। भाभी, माना ये हार बहुत कीमती है, मगर बेशकीमती और अनमोल चीज तो मुझे आज ही मिल गई थी, वो भी ठीक आपके इस तोहफे से पहले। ये कब हुआ? ला दिखा नहीं सकती, वो चीज महसूस की जा सकती है। जब बाबा ने मुझे मेरे बाबा की तरह अपने हाथों से खाना खिलाया था, मेरा असल तोहफा तो वही था। मगर सच में आपका हार सुंदर है, आप पर अच्छा लगेगा। कनिका राधा की ऐसी महान बात सुनकर किलस उठती है। अब देखिए क्या राधा की अच्छाई इस घर के लोगों के दिल में घर कर पाएगी। जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी। कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर। प्लीज चेक द लिंक बिलो। थैंक्स। कनिका और उसकी सास सुधा हर जगह राधा को नीचा और छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, मगर राधा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती है। वो चुप करके अपने कमरे में चली जाती है। राधा, आई एम सॉरी, तुम्हें ये सब देखना होगा। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। तुम एक बहुत अच्छा घर डिजर्व करती हो राधा। राधा गौतम के पास जाकर उसके पाँव को छूती है। मेरा घर तो यही है और सब अच्छा है गौतम। आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, मुझे इसका दुख नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है इस बात की कि मेरे पास अब कोई तो है जिसे मैं माँ पुकार सकती हूँ और अपने हाथ का बना खिला सकती हूँ। राधा की शालीनता गौतम का मन हर बार मोह लेती है। उसी रात को अचानक सुधा के शरीर में बेचैनी होने लगती है और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सुधा खुद को जैसे तैसे संभाल कर बेड से उठती है और शेखर के कमरे पर जाकर चीखती है। शेखर बेटा, गाड़ी निकाल, अस्पताल जाना है। सुधा की चीख सुनकर शेखर की नींद टूट जाती है। साथ ही मुरारी और नेहा भी आते हैं और वो सुधा की ऐसी हालत देखकर उसे ले जाने लगते हैं। गौतम और राधा भी जब तक अपने कमरे से आते हैं, शेखर गाड़ी शुरू कर चुका होता है। जेठ जी, क्या हुआ माँ जी को? वो हमें ऊपर कमरे तक आवाजें आई तो हम आए,
बड़ी जल्दी आए। इससे अच्छा माँ की जब चिता को आग देनी होती उसी दिन उठकर आता ना इसका लाडला। जाओ सो जाओ जाकर। ये कहकर शेखर निकल जाता है। राधा और गौतम को कुछ खबर नहीं थी। मुरारी भी घबराया हुआ गाड़ी में बैठा था। शेखर की ऐसी आवाज सुनकर गौतम का दिल बहुत दुखता है। ए जी, आप भैया की बात का बुरा ना मानो, वो जल्दी जल्दी में ऐसा बोल गए होंगे। अभी हमें सिर्फ माँ जी के बारे में सोचना होगा। और दोनों घर के अंदर आकर सुधा के लौटने का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बाद सब लोग सुधा को घर लेकर आते हैं। रात के 3 बज रहे थे। राधा और गौतम तब से घर में चक्कर लगा रहे थे। मामला कुछ गंभीर है, लेकिन उससे पहले सुधा को 2 यूनिट खून चढ़ाना होगा और उससे पहले घर पर ही थोड़ा आराम भी करना होगा। राधा सुधा को जाकर संभालती है तो सुधा अपना हाथ झटक लेती है। अब क्या आ रही है, जब जरूरत थी तब तो खे खे करके सो रही थी, और ये भी नहीं कि एक बार आकर देख जाए कि सास जी रही है या मर रही है। देखा शेखर के बाबा, अच्छे खानदान की बेटियां ही अच्छी होती है। यूं राह चलते कहीं से कुछ भी उठा लाओ तो ऐसे ही कचरा आ जाता है घर में। मेरी कनिका बेचारी पूरे टाइम मेरे पास ही बैठी रही। सही है बुढ़िया, मैं तो कैंडी रश खेल रही हूँ। अब तू इससे खुश है तो अच्छा है, कर कर मेरी वकालत कर। माँ जी, वो हम आए थे, जेठ जी से पूछा भी था, मगर किसी ने हमें अस्पताल का नहीं बताया। बाबा भी घबराहट में फोन घर छोड़ गए थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? देख तो कैसी अनजान बन रही है। सच कहूँ बेटा, शुरू में तो मुझे तुझ पर तरस आता था कि बेचारी बिन माँ की लड़की है, लेकिन अब तेरी हरकतें देखकर लगता है तेरी माँ तेरी लापरवाहियों की वजह से ही मरी होगी। अच्छा है मर गई, जिंदा होती तो बेचारी का तेरी वजह से मुंह काला हो रहा होता। इस बार सुधा की बातें राधा के सीने को चीरती हुई निकलती है। राधा सुधा के सामने हाथ जोड़ लेती है। बस माँ जी बस, आप मुझे पसंद नहीं करती, मैंने जान लिया। मेरे पास दौलत नहीं है, मान लिया, लेकिन मेरी माँ की मौत का तमाशा मत बनाइए। मैं अब और नहीं सह सकूंगी, नहीं सह सकूंगी। गौतम सुधा और राधा के बीच में बचाव के लिए आ ही रहा था कि तभी सुधा अपना हाथ दिखा देती है। खबरदार, जो अपनी पत्नी का वकील बनने आया तो ये हम दोनों का मामला है। घर के मर्द बीच में ना ही बोले। और तू ऐसा क्या टॉर्चर कर दिया तुझको जो ये टेसुएं बहा रही है? नहीं सह सकती तो ये दरवाजा खुला है, जा। और राधा उस घर से चले जाने का फैसला करती। वो अपने आंसू पोंछकर कमरे में जाती है और सामान बैग में पैक करके जाने ही लगती है कि साथ हो लेता है। तुम मेरे साथ नहीं आओगे आज? अगर माँ और बीवी में से चुनना है तो बस माँ को ही चुनो, क्योंकि बीवी पराए घर की पराई लड़की रही है, लेकिन माँ बस अपनी है हमेशा से। माँ सबके नसीब में नहीं होती, तुमको मिली है तो मेरे लिए इन्हें छोड़ो नहीं। माँ, देखा आपने? अरे कब दिखाई देगा आपको कि राधा ने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखना चाहा है। कब तक आपके लिए दौलत ही मायने रखेगी? हाँ बस, अब खत्म करो तमाशा, जाने दो इसे। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा सुधा, आज बस तुम ही फैसला करोगी। वैसे शेखर बेटा, डॉक्टर ने बोला है कि सुधा को जल्द से जल्द AB नेगेटिव खून चढ़ाना होगा, और मार्केट में ये रेयर ब्लड ग्रुप मिल ही नहीं रहा। उसी के बाद सुधा का किडनी का ऑपरेशन संभव है। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं, मगर शेखर खुश था। ये ब्लड ग्रुप तो कनिका का है, बस चिंता खत्म अब तो। चलो कनिका, माँ का कुछ सामान पैक कर लो, फिर चलते हैं अस्पताल। ईश्वर ने चाहा तो कल ही ऑपरेशन हो जाएगा। मगर कनिका टस से मस नहीं होती है। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। देखा शेखर के पापा, आखिर में अपना खरा सिक्का ही काम आता है। मेरी प्यारी बहू तो बेझिझक मेरे काम आएगी। क्यों बहू? मैं खून दूं, वो भी 2 बोतल? पता भी है एक कतरा खून बनने में कितना सब काजू बादाम पिस्ता अनार खाना पड़ता है? थोड़ा कम नहीं चलेगा क्या? 2-4 बूंद बस। शेखर, तुम तो जानते हो मैंने ये फिगर कितनी मेहनत से बनाया है। मैं खून वून नहीं देने वाली, पहले बता देती हूँ। और इतना बड़ा बाजार है, आज नहीं तो कल परसों तरसों नरसों कभी ना कभी तो खून मिल ही जाएगा ना। वैसे भी माँ जी कौन सा आज ही मर रही है। ये सुनते ही शेखर ने क्रोध में आकर कनिका के चेहरे पर झनझनाता झापड़ रख दिया, और मुरारी ये देखकर मुस्कुरा देता है। मेरी माँ की ऐसी हालत में भी तुमको अपने फिगर की पड़ रही है। ये कैसी चीप बात कर रही हो तुम कनिका? अमीर बहू के मुंह से चीप बातें निकल रही हैं। देखो देखो, अपनी लाडली बहू का त्याग देखो जरा, जिसके ऊपर अपना दिल, जिगर, कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा सब टिकाए हुए थी, वो तो तुमको जरा सा खून देने से मना कर दी। मगर सुधा ये देखकर एकदम सुन्न हो गई थी, और कनिका उधर अपना गाल सहला रही थी। उधर राधा दहलीज पार करने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी वो सब तमाशा देखते हुए खुद को रोक नहीं पाती है और पलटकर घर के अंदर फिर से आती है। जेठ जी, भाभी को मत सताइए, आपको खून चाहिए ना? मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। जब माँ को खून दिया था तो ये खून भी किसी काम नहीं आ सका, लेकिन अगर माँ जी के काम आ सके तो कतरा कतरा भी अगर दे सकूं तो कोई गम नहीं। बताइए कब देना है खून? तो खरा सिक्का ने दिया सास को धोखा, और खोटे सिक्के की चमक देखकर अब सास हो गई है पछतावे में अंधी। देखिए इस धारावाहिक में और क्या क्या होना है। क्यों सुधा?
सुधा एकदम सफेद पड़ चुकी थी। वो राधा की ये बात सुनकर हैरान थी। वो फटी आंखों से कभी एकटक राधा का चेहरा देखती तो कभी कनिका का। उसने अभी 10 मिनट पहले राधा से सारे नाते तोड़कर उसे बाहर का रास्ता दिखाया था, मगर वो मुड़कर भी उसकी मदद करने के लिए आ रही थी। सुधा ये देखकर हैरान थी और राधा सुधा और बाकी लोगों के साथ अस्पताल जाकर उसको खून देने लगती है। एक बिस्तर पर राधा लेटी थी, दूसरे पर सुधा, और राधा के शरीर से खून की बूंदें टिप टिप करते हुए सुधा के शरीर में चढ़ती जा रही थी। सुधा जैसे जैसे एक एक बूंद गिन रही थी, उसे राधा के साथ बिताया एक एक लम्हा याद आने लगा। ये मैं क्या कर रही थी अभी तक? जिसको मुझे माँ बनकर सहलाना था, उसे दौलत के तराजू पर तोल रही थी। ये क्या गुनाह कर दिया तूने सुधा? आज तू दुनिया के सामने गलत जरूर साबित हुई है, लेकिन मैं खुद की नजर में एकदम गिर गई। मुझ में अब हिम्मत भी नहीं रही कि मैं राधा से बात भी कर सकूं। इतना जहर उगलने के बाद कैसे 2 मीठे बोल बोलूं? इन बहुओं का तो पता नहीं, लेकिन इन सब में तो सबसे अमीर तो मैं हुई, जो मेरे पास ऐसी बहू खुद ब खुद चलकर आई। आज सुधा की आंख से पहली बार आंसू छलक गया था। उसकी आंखें भारी हो गई थी और वो सो गई। कुछ घंटों बाद वो जैसे उठती है, हड़बड़ा कर उठती है कि उसे अपने सिरहाने एक खत और एक पैकेट रखा मिलता है। माँ जी, मैं आपके ज्यादा काम तो नहीं आ सकी, जितनी मेरी औकात थी बस वही कर सकी, लेकिन फिर भी जानती हूँ कि ऐसे मुश्किल समय में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। इस पैकेट में कुछ 1,10,000 रुपए हैं, और हाँ, ये आपके और बाबा के दिए हुए हैं। इन पर आपका ही हक है, इसीलिए ये यहीं छोड़कर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, भूल चूक माफ कर देना माँ जी। समझना बिन माँ की बेटी थी, बस कुछ दिन के लिए आप में अपनी माँ ढूंढ रही थी। चलती हूँ, अलविदा। सुधा हड़बड़ाकर बगल वाला बेड देखती है तो वो खाली होता है। सुधा ये देखकर अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाती है। तभी शेखर भनभनाता हुआ, क्रोध में बड़बड़ाता हुआ कमरे में घुसता है। कनिका और बाकी लोग भी पीछे पीछे अंदर आते हैं। शेखर, वो राधा। अरे उसे छोड़ो माँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पंगा तो उससे भी बड़ा है। खून चढ़ने के बाद आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई हैं, और अगर अभी 2 घंटे में नहीं होगा तो डॉक्टर चला जाएगा आउट ऑफ द टाउन, और ये लोग कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इज्जत वाले लोग हैं, पैसा पूरा क्या डबल दे दूंगा, लेकिन एडवांस डिपॉजिट करने को बोल रहे हैं। अब सुबह 5 बजे मैं कहाँ से पैसा अरेंज करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। कितना है एडवांस? छोड़ो माँ, कोई इतनी रकम नहीं है कि तुम बटुए से निकाल कर दे दो। 1,00,000 रुपए हैं। ये सुनते ही सुधा राधा का दिया वो पैकेट शेखर को दे देती है। सब लोग हैरानी से देखते हैं। तभी मुरारी चुपके से राधा का वो खत पढ़कर सारा माजरा जान लेता है। तू ऑपरेशन शुरू कर, मेरा अब ठीक होना जरूरी है, कुछ गलत चीजों को ठीक करने के लिए। और सुधा का ऑपरेशन शुरू होता है। कमरे की लाल बत्ती जलती है और उधर राधा सूटकेस थामे सड़क पर चल रही थी। देखिए, क्या सुधा राधा को घर वापस ला पाएगी? आखिर राधा के बलिदान से सुधा की आंख तो खुली, मगर बाकी लोगों का क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी। कीप वॉचिंग। Please do like, share, comment, subscribe and please support our fashion store. Please check the link below. Thanks. सुधा का ऑपरेशन शुरू होने से पहले सुधा गौतम और मुरारी को अपने कमरे में बुलाती है। वो स्ट्रेचर बेड पर होती है और उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। इस दर्द का इलाज तो अभी डॉक्टर कर देंगे, लेकिन जो बीमारी मेरे जहन में आज तक पल रही थी, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। सुधा दर्द से कराहती हुई बोल रही थी। गौतम आकर सुधा का हाथ थाम लेता है। माँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम ऑपरेशन कराओ, किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लो। बोलने दे गौतम, बोलने दे। क्या पता ऑपरेशन से सही होने के बाद मेरे अंदर की अकड़ फिर से जाग जाए। अभी मैं कोमल हो चुकी हूँ। मेरे घमंड के सारे हथियार मैंने इस दरवाजे के बाहर छोड़ दिए हैं। ए जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ, आज तक सुनता ही तो आया हूँ। जी, मुझसे नाराज होने का आपको हक है, मगर मैं फिर भी एक चीज मांगना चाहती हूँ। मैं दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात मान लेना। गौतम मुरारी सुधा को हाथ जोड़ता देख पिघलने लगते हैं। सुधा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन बस तुम राधा और गौतम को अलग करने की बात नहीं। मुझे मेरी बहू राधा की घर वापसी चाहिए जी। राधा को घर वापस ले आओ, मैं दोनों से विनती करती हूँ। सुधा मुरारी की बात को बीच में काटते हुए ही ऐसी बात बोलती है कि दोनों बाप बेटे हैरान हो जाते हैं और सुधा ऑपरेशन के लिए चली जाती है। बाहर कनिका और शेखर भी सुधा को लेकर परेशान थे। कहीं ये बूढ़ा बूढ़ी उस राधा रानी को देखकर मुझसे भी ना पैसे मांग ले। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे समय पर माँ ने छोटे और डैड को अंदर बुलाया है, कहीं दौलत तो नहीं बट रही। सुधा के दोनों लाडले बेटा बहू को सुधा की सेहत से ज्यादा पैसे की फिक्र हो रही थी। और फिर सुधा का ऑपरेशन सफल हो जाता है, लेकिन राधा का कहीं कोई पता नहीं लग रहा था। सुधा को घर लाया गया और वो आराम करने लगी, मगर जैसे उसे होश आया, उसने सबसे पहले राधा के बारे में ही पूछा।
ये देखकर कनिका तो चिढ़ जाती है। गौतम, राधा राधा नहीं आई, कहाँ है वो? नहीं माँ, वो घर वापस नहीं आई। क्या तेरी बात हुई उससे कोई? नहीं माँ, मैं अगर उसे फोन करता तो वो बहुत रोती। बेहतर है वो जहाँ है वहीं चैन से रहे। और क्या माँ जी, आखिर उसकी भी अपनी चॉइस, अपनी लाइफ है। चली गई चली गई, आप क्यों लोड ले रही हैं? वैसे भी आपको बीमार हालत में छोड़कर गई है, गलती तो उसी की है ना। गौतम अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर राधा बिना कुछ बोले बस योगेश के पास अपने मायके लौट आई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहली सी रौनक नहीं थी। बेटी हुआ क्या, मुझे कुछ तो बता। तू कहे तो ससुराल बात करूं, समधी जी जरूर हमारी बात सुनेंगे। नहीं बाबा, आपको कसम लगे आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपके पास आई हूँ और अब से यही मेरी दुनिया है। योगेश कसम के बंधन में बंध गया था। वहीं गौतम राधा की याद में रो रहा था। तभी मुरारी आकर उसके पास बैठता है। क्या हुआ, राधा की याद आ रही है ना? तुमने उसके घर फोन करके पता किया? नहीं। मैं योगेश से बात करूं कि राधा को समझाकर यहाँ घर वापस भेज दे? बाबा नहीं नहीं, आपको मेरी कसम लगे, अगर आपने वहाँ फोन किया तो। और क्यों आए राधा घर वापस? वही बेइज्जती, वही जिल्लत सहने को। कम से कम वहाँ बिना तानों के रोटी तो खा ही सकती है। आप वहाँ फोन नहीं करेंगे। और इधर मुरारी और उधर योगेश दोनों बच्चों की कसम की बेड़ी में बंध गए थे। उधर कनिका तो अपना दिमाग बराबर लगा रही थी। शेखर, मुझे लगता है यही सही मौका है। माँ जी की ऐसी सेवा करूंगी, ये जो अचानक से उस पालिका बाजार बहन जी का जो नाम जपने लगी है ना, उसकी जगह बस कनिका कनिका ही जपेगी। और कनिका सुधा की सेवा करना शुरू कर देती है, मगर वो भी तब जब थोड़ा बहुत काम हो। रात में सुधा का ख्याल रखने के समय तो कनिका सो जाया करती थी, मगर इस बार सुधा को कनिका की सारी चालाकी याद आ रही थी। ए जी, आप सही थे, मुझे फर्क नजर आ रहा है। छोटी बहू जहाँ मेरी पसंद तक का ख्याल रखती थी, वहीं कनिका तो बस फॉर्मेलिटी करती है। और काम पूरा हो गई, सेवा से छुट्टी। अरे बाबू, अभी तो तुम अपनी दौलत वाली बहू की काम चोरी ही देख रही हो। जरा उसकी नियत भी तो आजमा कर देखो, तब तुम्हारी पूरी आंखें खुलेंगी। सुधा को मुरारी की बात लग जाती है। अगले दिन कनिका जब सुधा को दवाई देने आती है, तब सुधा उससे कहती है, बिटिया, ओ बिटिया, एक मदद कर देना मेरी। हाँ माँ जी, बोलिए ना, इसमें पूछना क्या है? वो मुझको थोड़ा पैसा चाहिए, तेरे पास तो होगा ही। इतना इतना मुंह दिखाई में आया, और तेरे ससुर जी ने भी तो दिया था। ये सुनते ही कनिका का चेहरा सफेद पड़ गया और जुबान कांप गई। वो पैसा, वो तो मेरे पास नहीं है माँ जी, वो तो तभी खर्च हो गए थे। खर्च हो गए थे? 2 लाख रुपए खर्च हो गए? ऐसे कैसे? राधा ने तो सब बचा रखे थे। ओहो, तो अब तुम अपनी छोटी बहू की तरफदारी कर रही हो ना? दिखा दी ना सास वाली कि एक बहू को गिराकर दूसरी को उठाना, तब समझती हूँ मैं। और वैसे भी तुम्हारी उस बहू का खर्चा ही क्या है? 150 की चप्पल, 100 रुपए का कुर्ता। हाँ। सुधा कनिका के जवाब सुनकर समझ जाती है। सुधा कनिका के जवाब सुनकर समझ जाती है कि मुरारी ने आज तक सब सही ही कहा था कि इंसान की असल दौलत उसकी नीयत होती है, और कनिका की नीयत सुधा के काम आने की कभी नहीं थी। जबकि राधा ने बिन मांगे वो सब कुछ किया जो हर कोई नहीं कर सकता था। कनिका भनभनाहट करके वहाँ से चली जाती है। उस रात सुधा की आंखों के आगे अपने किए गए सारे पाप सामने आने लगते हैं और वो रो देती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सब लोग सुधा के कमरे में आ जाते हैं। गौतम, राधा को घर वापस बुला ले, मैं अपनी आत्मा पर रखा ये बोझ सहन नहीं कर पाऊंगी। बस करो माँ जी, रात के 2 बज रहे हैं, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? उसे घर से निकालने की बात आपने ही कही थी, और आए हो तब से राधा 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 पुकार रहे हो। कभी सोचा है कि कनिका को कितना बुरा लगता होगा? तुम सास लोग दोनों बहुओं को बराबर क्यों नहीं रख पाती हो? जब देखो छोटी बहू छोटी बहू, मैं तो जैसी हूँ ही नहीं इस घर में। ये सुनते ही मुरारी और सुधा दोनों एक साथ तालियां बजाते हैं। आज मेरी बहू ने पहली बार कोई गहरी बात बोली है। हाँ बहू, सही कहा तुमने, लेकिन आज जो तुमको राधा का नाम सुनकर बुरा लग रहा है, सोचो जब मैं कनिका 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 करती थी तो उसे कितना बुरा लगता होगा, उसे कितनी ठेस पहुंचती होगी। इस घर में बस एक ही बहू को माना जा रहा है। तब तो तुमने बराबरी की बात नहीं की, तब तो तुमको ये अटेंशन पसंद आ रहा था। राधा तो तुमसे कभी नहीं जली, पर आज तुमको राधा से जलन होने लगी है। खुद के लिए आवाज उठाना जानती हो, लेकिन अपनी देवरानी की तुम जड़ काटना चाहती हो। इस दोगलेपन की क्या सजा होती है बताओ? कोई जवाब है तुम्हारे पास? कनिका अपने ही बोले हुए शब्द जाल में बुरी तरह फंस गई थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी निगाहें शर्म से झुकी हुई थी। ए जी, बहू को फोन लगा कर दो। नहीं लगा सकता, तुम्हारे बेटे ने कसम दी है मुझे। ठीक है, पर इसने आपको कसम दी है ना, मुझे थोड़ी ना। अब जब तक राधा की घर वापसी नहीं होगी तब तक मैं दवाइयाँ नहीं लूंगी। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं।
और गौतम राधा को फोन लगा देता है। राधा इमोशनल होकर गौतम का फोन उठाती है और इधर से सुधा की आवाज आती है, बेटी बेटी। राधा सुधा की आवाज सुनकर कोई शिकायत नहीं करती, बस पूछती है, माँ जी आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ समय पर ले तो रही है ना आप? बहू घर वापस आजा, बहू घर वापस आजा। माँ जी मगर मैं आपके घर के लिए नहीं बनी हूँ, मैं आपकी बहू बनने के काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। हाँ मैं ही एक अच्छी सास और एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, बस तू घर आजा। अगर नहीं आई ना तो मैं दवाइयाँ नहीं लूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। ये सुनकर राधा घबरा जाती है और कुछ देर बाद अपना सामान लेकर घर पहुंचती है। राधा ने घर की चौखट के भीतर कदम रखा ही था कि सुधा दौड़कर उसके सीने से जा लगती है और फूट फूट कर रोती है। मुरारी की भी आंखें ये देखकर भर आई थी। देखा गौतम, एक वो दिन था जब सुधा ने राधा का गृह प्रवेश भी ढंग से नहीं किया था और आज इसकी घर वापसी पर बाहें फैलाए हुए है और राधा ने बस अपनी सादगी से अपनी सास को बदल दिया। तेरे बलिदान के लिए मैं नतमस्तक हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अब जान गई हूँ कि मेरी छोटी बहू ये असली हीरा है। कनिका शर्म से नजर झुकाए हुई थी। राधा कनिका के पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करके उसके गले लगती है। माँ जी मैं घर वापस जरूर आई हूँ, लेकिन मुझे मेरे सारे रिश्ते भी वापस चाहिए, अपनी जेठानी का भी। और हाँ एक विनती है आपसे कि जो गलत मेरे समय में हो रहा था वो अभी फिर से कनिका भाभी के साथ मत करिए। आपकी कौन सी बहू फेवरेट है की बजाय आपकी दोनों बहू आपका दाहिना और बाहिना हाथ है, आप ये कहिए। और हाँ देवरानी तो हमेशा जेठानी की ठंडी परछाई में ही चलती है, तो घर की बड़ी और बेस्ट बहू तो यही रहेंगी। कनिका राधा की ये अच्छाई देखकर समझ जाती है कि वो राधा के साथ कितना गलत बर्ताव कर रही थी। वो भी राधा से रोकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है और सुधा भी अपनी गलती का एहसास करके दोनों बहुओं को बराबर आशीर्वाद देती है। शेखर और गौतम के पापा, सचमुच आपने जो बीज लगाया था उससे बना पेड़ हमारे परिवार को खूब छाया दे रहा है और आज सचमुच हमारा पूरा परिवार साथ हो गया। मुरारी सुधा का सर सहलाता है और राधा और गौतम भी गले लगाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीबी और अमीरी वाले रिश्तों को तुलना के तराजू पर तोलने की बजाय दोनों को ही शरीर का बराबर हिस्सा अगर मान ले तो परिवार में संतुलन और शांति बन जाती है। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी को लगातार। कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर, comment, subscribe and please support our fashion store. Please check the link below. Thanks.